लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करूंगा और उसके बाद फिर हम जो दूसरे क्वेश्चंस थे। समी खान क्या क्या इशू है? हाँ वो जूम मैं कर देता हूँ, 2 मिनट, अभी मैंने कुछ भी नहीं खोला है ना। ओके, अब दिख रहा है, एटलीस्ट विजिबल है तुम लोगों को? आपने लैब के लिंक ड्राइव में डाला है यार? मैंने ड्राइव का एक लिंक डाला है ना फेसबुक पे, वो एक फोल्डर का लिंक है बेसिकली। उस फोल्डर को आप खोलोगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें CS50 की सारी स्लाइड्स हैं और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के सारे लैब मैनुअल्स हैं। और इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं उनके लिंक्स तो मैं अलग अलग से तुम लोगों को फॉरवर्ड करता ही रहता हूँ। ठीक है, ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जहाँ पर छोड़ा था उस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की जितनी चीज़ें होंगी उसको कवर करेंगे। आई गेस कोड मैंने कहाँ पे सेव किया है मुझे याद है या नहीं। हम्म, ये रहो, मेरे जहन से निकल गया था कि हमने उसका नाम क्या रखा है। तो यूरेका लंबर वाली वाला प्रोग्राम हम कर रहे थे। ये आई गेस विजिबल नहीं होगा तुम लोगों को, तो मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, बस लास्ट श्योरिटी कर लूँ कि तुम लोगों को आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है, और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे अपने काम। क्या ऐसी हैं? ठीक है, ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट प्रोग्राम which we have made for optimization of finding out the smallest or greatest number from three numbers. तो हमने बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का पहला प्रोग्राम देखा था इससे पहले। उसमें हमने किस तरीके से इफ़ और एल्स का सहारा लेकर अपनी कंडीशंस को कम किया था। कंडीशंस वाइज लाइक हमने जो ब्रूट फोर्स मेथड इस्तेमाल किया उसमें 6 कंडीशंस हर बार चेक होनी थी। 6 कंडीशंस चेक होने का मतलब ये कि दैट प्रोग्राम विल बी वर्स देन a program which only do the same task with comparing the numbers only 3 times। तो उसमें जो कंपैरिजन हो रहा था, उसमें जो कंडीशंस चेक हो रही थी वो सिर्फ 3 दफ़ा हो रही थी, जबकि अगर हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम की बात करें तो उसमें 6 दफ़ा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर बड़े नंबर्स यूज़ करें तो दोनों प्रोग्राम के आउटपुट रिजल्ट के टाइम में और दूसरी चीज़ों में उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में काफ़ी फ़र्क होगा। इसका मतलब हमने दो तरीका फाइंड आउट किया टू डू द सिमिलर प्रॉब्लम, द सेम प्रॉब्लम, बट उसमें से जो अच्छा था उसको भी इम्प्लीमेंट कर लिया और जो बुरा था उसको भी इम्प्लीमेंट कर लिया। ऑब्वियसली जो अच्छा तरीका होगा वो ऑप्टिमाइज तो होगा, बट उस तक पहुंचने के लिए हमारी लर्निंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद फिर हमने चूंकि सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं नंबर्स के, कि नंबर्स को कैसे डील किया जाए, उनको स्कैन किस तरीके से किया जाए, उनको प्रिंट किस तरीके से किया जाए और उन पर कंडीशंस किस तरीके से लगाई जाए, बस हमने ये 3 चीज़ें अभी पढ़ी हैं। हाउ टू सेट डेटा टाइप्स, how to assign variable with the particular numbers and characters and all, and we have seen the condition checking is usually done with if and else block,
और इफ और एल्स के अंदर हम मजीद नेस्टेड इफ एंड एल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम छोटा सा हमने देखा था, ये प्रोग्राम सिर्फ इस वजह से दिखाया था मैंने तुम लोगों को ताकि यू गाइस कैन गेट अ नो हाउ ऑफ के किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सीधा सीधा ये नहीं बता दिया जाएगा कि यू हैव टू फाइंड आउट दिस बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, बाय मेकिंग दिस डेटा टाइप, बाय दिस एंड दिस। तो आप लोगों को सवाल को पढ़ने के बाद खुद ये जज करना है, खुद ये एनालाइज करना है what are the things which we have, uh, we can put a variable for that, and the things are like integers कब लेना है, float कब लेना है, characters कब लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को क्वेश्चन के केस स्टडी, क्वेश्चन के की वर्डिंग्स को पढ़ के समझना होगा। तो कोडिंग में हम एक बात बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि क्वेश्चन को कोड करना मुश्किल नहीं होता, उसका एल्गोरिथम बनाना, उसको समझना सबसे मुश्किल टास्क है। तो खैर कल वाला क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया था प्रॉपरली वो मुझे बता दें, ताकि हम फिर इस पे टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे ही चल लें ना। जी, मैंने ये पूछा है कि कल की क्लास में ये जो कोड हमने कवर किया था ये कितने लोगों को समझ आ गया है, ये मुझे बता दें बस। ठीक है सब? ओके, सबको समझ आ गया तो फिर हम आगे चल सकते हैं दूसरे प्रोग्राम पे। मैंने वैसे तुम लोगों को दिया था, मैंने कहा था कि एटलीस्ट यू गाइस कैन ट्राई दी नेक्स्ट प्रोग्राम्स। उसमें मेरे ख्याल से 10 प्रोग्राम है तो उसमें तकरीबन 2 तो कर सकते थे आराम से, बट हम देख लेते हैं। अच्छा, आगे के जब हम प्रोग्राम्स आज करेंगे तो हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना उन्हीं प्रोग्राम के अंदर अंदर। वो मैंने कल बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दिया नहीं था क्योंकि वो उस प्रोग्राम के साथ कन्वर्ज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता तुम लोगों के लिए। खैर, ये प्रोग्राम हमने बनाया था, इसमें छोटा सा एक काम ये किया था कि एक टोटल प्राइस एंटर करवाई, उसके बाद फिर पेमेंट के डेज एंटर करवाए, और सवाल में एक कंडीशन चेक करने के लिए कहा गया था कि डेज चेक करो, अगर डेज 10 से कम है तो द पर्टिकुलर यूजर इज फिट फॉर द डिस्काउंट विच इज 2%। तो 2% हमने उस वैल्यू का निकाल लिया टोटल प्राइस का। अगर उसने 100 रुपए की खरीदारी की है तो द 2% विल बी 2 रुपीज। और उसके बाद फिर जो हमारी फाइनल प्राइस थी उस फाइनल प्राइस में से हमने टोटल प्राइस को माइनस करवा दिया। ये काम हमने परफॉर्म किया था कल की क्लास में। अब हम दूसरा प्रोग्राम कर लेते हैं। अब इसमें से तुम लोग मुझे बताओगे, ये बहुत बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तुम लोग मुझे बताओगे कि सर ये प्रोग्राम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये आप मुझे करवा दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इमेजिन करो कि कैसे होगा। ये वाला सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिर्फ इफ और एल्स का सहारा लेना है तुम लोगों ने, और कुछ नहीं करना। तो इसको गौर से देख लो, और क्या क्या चीज़ें इनपुट लोगे, क्या क्या चीज़ें असाइन करवाओगे वो भी देख लो। उसके बाद मैं तुम लोगों के मैसेजेस की तरफ आता हूँ। क्योंकि 2 मिनट रुक जाओ, मैं कल की तरह अगर कोई सेटिंग कर लूँ इस तरीके से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे सारे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें ताकि हम फिर इसकी लॉजिक सिर्फ बना के, एल्गोरिथम बना के, और फिर हम आगे कुछ कुछ जो मुश्किल सवाल आते हैं उनके ऊपर चल सकें, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है।
ओके, किसने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है? जो भी पढ़ ले मुझे काइंडली मैसेज करके बता दे, ताकि मैं उससे कुछ डिस्कस कर लूँ किस तरीके से हमें सवाल वो कर सकते हैं। पढ़ लिया? ओके, और 2-3 लोग और आ जाएं। और अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, सवाल सॉल्व करना इज अनदर थिंग, बट एटलीस्ट जो है ना वो सवाल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जिस तरीके के आ सकते हैं उनको, उनकी केस स्टडीज लाजमी पढ़ा करो। ठीक है मायरा? और कोई? ओके, हम आगे चलते हैं। जो पढ़ रहे हैं वो जल्दी से कंटिन्यू करें और मेरी जो बात है वो सुने, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टास्क है कि हम इसमें से सारी डेटा टाइप्स, हम सारे वेरिएबल्स गेट करें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो द क्वेश्चन इज, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। इसका मतलब 5 सब्जेक्ट्स हैं और उन 5 सब्जेक्ट्स में अलग अलग कुछ मार्क्स होंगे बच्चे के। तो वो मार्क्स इनपुट करवा दिया। उसके बाद थ्रू द इनपुट, ये वो काफ़ी आसान सा लिखा हुआ है, सब कुछ बता दिया है कि आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप इनपुट करवाएंगे यूजर से। द स्टूडेंट गेट्स अ डिवीजन एज पर द फॉलोइंग रूल्स। मतलब ये कंडीशंस आपको दे दी गई हैं कि आपको डिवीजन कौन सा असाइन करना है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बेस्ड ऑन हिज परसेंटेज। तो आपने सबसे पहले तो परसेंटेज का वर्ड ये देखकर ये सोचना चाहिए कि ये परसेंटेज कहाँ से आ गया, जबकि हमने जो इनपुट करवाया है वो सिर्फ मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स के। तो what we can do, cannot we find out the percentage of that 5 subjects using the formula of percentage, which is the sum of marks obtained? मतलब लेट सपोज किसी बच्चे ने जो है वो 50 50 50 50 नंबर लिए हैं पांचों सब्जेक्ट्स में, तो वी विल ऐड 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 55 टाइम्स एंड डिवाइड द नंबर बाय 5। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया, और इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई फिर किससे कर देना है? नीचे हमारे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ऊपर मार्क्स ऑब्टेन्ड आ जाएंगे, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। दैट्स इट। ग्रेडिंग करेंगे, इफ अबव 60% सो द ग्रेड इज बी। हाँ बिल्कुल। तो वो तो बेसिकली 60% लाने के लिए हमें तो कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी ना भाई। ये 60% तो हम इनपुट नहीं करवा रहे। तो इसका मतलब हमें मार्क्स इनपुट करवाने के बाद, उसके बाद फिर हमें इनकी परसेंटेज निकालनी होगी। देन हम इफ की कंडीशन में परसेंटेज को चेक करेंगे जस्ट, और अगर इफ परसेंटेज इज लेस देन 60 तो जो भी कंडीशन है वो प्रिंट करा देंगे। उसके बाद एल्स इफ परसेंटेज इज बिलो 50 एंड 59, तो उसमें फिर हम कुछ और प्रिंट करा देंगे। क्या ये सवाल समझ में आया? ये मुश्किल लग रहा है तो मैं अभी फिर इसी से स्टार्ट ले लेता हूँ। आप लोगों की राय, 11 बंदे हैं, अगर आप लोग मुझे बता दें कि ये करें या आगे बढ़ें, या आप लोग खुद से कर सकते हैं, मुझे बता दें ताकि मैं फिर उस तरीके से चलूँ। जल्दी कर लो ताकि हम आज जो है ना एटलीस्ट 3 प्रोग्राम्स देख लें। सब यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट कर लें। ठीक है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये करें सर। देखो मैं एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? जल्दी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, तो हम 5 नहीं कर लेते हैं, हम 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर अभी काम कर लेते हैं। सेम विल विल यू बी वर्किंग विद फॉर 5 सब्जेक्ट्स ना? तो हम वही काम 2 सब्जेक्ट के लिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और उसके बाद फिर हमारे पास एक इंट मेन आ गया, और इंट मेन के बाद हमने इंटीजर या फ्लोट, लेट सपोज अगर मार्क्स जो है वो 0.5 में आ सकते हैं तो हम उनको फ्लोट में लेंगे।
to float marks 1 which refers to marks of first subject, marks 2 which refers to the marks of second subject, और उसके बाद हम सिंपल सा जो काम करते हैं कि एक प्रॉम्प्ट टाइप का दिखाया इसे यूजर को कि एंटर दिस एंड दिस, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, और उसके बाद हम स्कैनिंग करवाएंगे। स्कैनिंग के लिए हम %f लिखते हैं, एक m% लगाएंगे बिफोर द वेरिएबल, और ये हो गया हमारा एक मैसेज विद स्कैनर। इसमें सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि हम इसको सब्जेक्ट 2 लिख दिया और यहाँ पे हमने num2 लिख दिया। सॉरी, ये num नहीं था, ये मार्क्स था, मार्क्स एंड मार्क्स। ठीक है, तो ये हमने इनपुट लेने का काम यहाँ तक कर लिया। अब इफ वी वांट टू यूज अ वेरिएबल परसेंटेज वी हैव टू डिक्लेयर इट। तो परसेंट या PER लिख लो, कोई इशू नहीं है। अब परसेंट का प्रॉब्लम ये है, मैंने इसको फ्लोट में क्यों रखा है। यूजुअली परसेंट जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन के बाद आता है। इन ऑपरेशंस के बाद जो भी आने वाली चीज़ें होती हैं वो यूजुअली पॉइंट में होती हैं। तो परसेंटेज तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपने ऐसे ही देखा होगा कि इसकी वैल्यू होल नंबर में नहीं होती बल्कि पॉइंट्स में होती है। तो बेटर इज टू टेक दिस वेरिएबल एज फ्लोट। उसके बाद फिर हम परसेंटेज के लिए कुछ इनपुट तो नहीं करवा रहे, बट परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले मुझे तो मार्क्स ऑब्टेन्ड चाहिए होंगे, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड में मैंने MARKS एंड OBT लिख दिया। ठीक है, 2 मिनट दें मुझे। ओके, मार्क्स ऑब्टेन्ड मैंने लिख दिया। अब ये मार्क्स ऑब्टेन्ड आप लोग मुझे बताएंगे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगा के लाया जाए। ये मैथमेटिक्स है, ये कोई कंप्यूटर की लॉजिक तो नहीं है। यहाँ पर बता सकते हैं मुझे? हाँ भाई, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे लेकर आऊँ? हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे लेकर आए। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है इमन, सही है। अब हम जो है वो मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 कर देंगे। ठीक है, तो मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 आ जाएगा। और लेट सपोज हम टोटल मार्क्स इसके लगा लेते हैं हर सब्जेक्ट के 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ बल्कि सब्जेक्ट 1 आउट ऑफ 100। ये कॉपी कर दिया, ये आ गया। ठीक है भाई, तो अब मुझे बताओ कि परसेंटेज का फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं। परसेंटेज के लिए हम मार्क्स ऑब्टेन्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और देन इस पूरे को हम, वेट, मैं आया मैसेज पर, और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 200 से। 200 से क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। मैं आता हूँ तुम लोगों के मैसेज पर। हाँ भाई, डिवाइडेड बाय टोटल, बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम है अभी? मुझे बता सकते हो, कोई मसला है? किसी को भी कोई मसला नहीं है? ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये सादिया ने फॉर्मूला बल्कि लिख ही दिया ना, मैं इसी में से कुछ समझा देता हूँ मैसेज पे। देखो, मैसेज पे लिखा है ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल। अब डिवाइड के लिए कल जब मैंने इंटीजर डिवाइड लगाया था तो तुम लोगों को पता है कि जब
छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो वो जीरो रिटर्न कर रहा था। वजह ये है कि वो जीरो पॉइंट समथिंग बनता है, और जीरो पॉइंट समथिंग का अगर इंटीजर पार्ट देखें तो दैट इज जीरो। तो हम यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं, हम पहले परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने से ये नंबर टोटल से बड़ा हो जाएगा, लाजमी तौर पर बड़ा हो जाएगा, और देन हम डिवाइड परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने इसी वजह से पहले डिवाइड नहीं किया, क्योंकि पहले अगर हम डिवाइड करते तो मसला होता। खैर, इस प्रॉब्लम से कैसे जान छूटेगी हमारी, हम फ्लोट डिवाइड कैसे करेंगे वो मैं अभी तुम लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, और कोई सवाल? आगे चलें? तो आगे चलते हैं हम। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये आ गया, ठीक है भाई। अब हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बहुत अच्छी चीज जो कि मेरे टीचर्स ने भी मुझे सिखाई, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट वो अच्छी प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग की। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, मैंने यहाँ पर दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं इन द सेम लाइन ऑफ कोड। हम इस सेम लाइन ऑफ कोड में कर क्या रहे हैं, पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 में, और फिर उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं 200 से। तो वी कैन सेपरेट दिस लाइक परसेंटेज इक्वल मार्क्स ऑब्टेन्ड। हम पहले कर लें इस तरीके से, ये आ गया, और ये चीज हमारी स्टोर हो गई है परसेंटेज में। अब ये जो भी चीज है इसको हम अगेन डिवाइड कर दें 200 से। ये दो लाइन ऑफ कोड और ये ऊपर वाला एक लाइन ऑफ कोड ये सेम काम परफॉर्म कर रहा है। ये गौर से देख लो, नीचे वाला ज्यादा प्रीफर किया जाता है क्योंकि ये साफ सुथरा है, ये समझ आने वाला है, ये रीडेबल है। तो हम तोड़ तोड़ कर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसको गौर से देख लो और मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सब समझ आ रहा है, आगे चलते हैं हम। तो भाई हम किसी को भी यूज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला मैंने नीचे वाला अगर सिंटेक्स फॉलो कर लिया, तो ऊपर वाले को मैंने कमेंट आउट कर दिया है, मतलब कि ये वाला जो सिंटेक्स है, ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये एज सच कोई लाइन ऑफ कोड नहीं समझेगा, ये कंपाइलर समझ जाएगा कि हमने अपनी आसानी के लिए लिखा है। ठीक है, आगे चलें हम। आगे हमारे पास क्या चीज़ है, आगे हम अब चूंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जस्ट टू चेक कि यहाँ पर परसेंटेज क्या कैलकुलेट हो रही है, हम इसे साथ साथ प्रिंट भी कर देते हैं। एंड देन वी विल बी हैविंग दोज कंडीशंस जो कि हमें लगानी है। ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया परसेंटेज परसेंट एफ, और उसके बाद PER। क्या यहाँ तक के कोड में सबको समझ में आ रही है चीजें? अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं इस कोड को पहले तो चला के देखता हूँ कि क्या हमारा प्रोग्राम एटलीस्ट परसेंटेज को कैलकुलेट तो सही कर रहा है ना। अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, हमें इसको पहले सही करना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ ग्रेड्स। इसको मैंने .c एक्सटेंशन पे चेंज किया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, हाँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड को मैंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया था, तो मैंने यहीं पर इसको डिक्लेयर कर दिया। ओके। ओहो, एंटीवायरसेस सिवाय वायरस के हर चीज को स्कैन करते हैं। बंद कर दूं मैं इसको? सर PER क्यों लगाया है, देखो मैं बता देता हूँ PER क्यों लगाया है, अभी बता देता हूँ। PER बेसिकली परसेंटेज का वेरिएबल है ना, तो हमें परसेंटेज प्रिंट करनी है, इस वजह से PER लगाया है। सर PER क्यों लगाया है? अब समझ आया समी? आगे चलें। ठीक है, हम आगे चल सकते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम आई गेस तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा उस दिन की तरह। मैं मैग्नीफायर लगा लूं।
हाँ भाई, अब दिख रहा है आप लोगों को? एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 आउट ऑफ 100। तो अगर हम 90 लगा लें और दूसरा भी 90 लगा लें तो दैट विल बी 180। ठीक है, और परसेंटेज अगर आप लोग निकाल के देखें तो 180 डिवाइडेड बाई 200, इट्स हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो 2 9 जार 80, 2 9 जार 18, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 90। ठीक है, तो ये परसेंटेज बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है। अब वी कैन गो फॉर फर्दर कंडीशंस। ठीक है, मैं दो कंडीशन सिर्फ लगा लेता हूँ, बाकी आप लोग इसको देख लें, क्योंकि हम इस पर ज़्यादा अगर टाइम लगा लेंगे तो दूसरे प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई, मुझे कंडीशंस याद है नहीं तो हम उसको देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज दैट परसेंटेज अबव और इक्वल टू 60, मतलब 60 से बड़ा हो या 60 के बराबर हो। तो वी कैन राइट अ कंडीशन लाइक परसेंटेज इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन व्हाट 60। अगर 60 के बराबर या बड़ा है तो प्रिंट एफ व्हाट ग्रेड मस्ट आई असाइन, क्या ग्रेड देना चाहिए भाई? फर्स्ट डिवीजन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इस बंदे को मिलेगा फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अदरवाइज, सॉरी, एल्स, ये लिखा हुआ है परसेंटेज बिटवीन 50 एंड 59। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक कंडीशन नहीं लगानी बल्कि दो कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, जो कि एक चेक करे 50 से बड़ा हो और दूसरा चेक करे कि 59 से छोटा हो। तो ये कंडीशंस हम लगा लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। एल्स इफ, एल्स नहीं लगा रहा अभी, मैं बिल्कुल ब्रूट फोर्स लगा रहा हूँ, हर कंडीशन को अलग अलग ट्रीट कर रहा हूँ। तो इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, एंड के लिए हम क्या यूज करते थे? दो एंड ऑपरेटर। एंड परसेंटेज इज लेस देन 59, तो इस केस में हमें प्रिंट करना है सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन। तो इतनी बातें आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसको प्रिंट करके हम देख लेते हैं। इक्वल, हाँ भाई, ये प्रोग्राम हमारा चल गया है दोबारा से। और मैं इस पे टाइप करता हूँ। सबसे पहले हम 70 एंड 80 मार्क्स, ये अगर हम इनपुट करेंगे तो इसकी परसेंटेज बनेगी आई गेस 75। तो 75 पे इसने जो प्रिंट किया है वो किया है फर्स्ट डिवीजन। क्यों क्यों फर्स्ट डिवीजन प्रिंट किया है? क्योंकि 60 से बड़े जितने भी होंगे वो फर्स्ट डिवीजन के अंडर में आएंगे। इसका मतलब हमारा कोड सही काम कर रहा है। अब आउटपुट में हमारे पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट डिवीजन को नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होना चाहिए था, बट ये बिल्कुल साथ साथ प्रिंट हो रहा है। तो इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं, आज हम कुछ कैरेक्टर्स पढ़ेंगे इन सारे ऑपरेशंस के लिए। क्या यहाँ तक सब समझ में आया है? 5 सब्जेक्ट्स के लिए भी हम यही सही, हाँ बिल्कुल सेम कोडिंग आप करेंगी। बस मार्क्स ऑब्टेन में आपने उन पांचों को ऐड कर देना है, हम यहाँ पर दो को ऐड कर रहे हैं। और मार्क्स, टोटल मार्क्स हमने 200 रखा हुआ है, आप 500 रख दें। ठीक है, समझ में आ गया सबके? आगे चले हम। वो स्केप कैरेक्टर्स तुम लोगों को पढ़ाने हैं, तो वो थोड़ा सा हमें इस प्रोग्राम से शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा, एस्केप कैरेक्टर्स क्या चीज होती है? मैंने ये बताया था कि जिस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिफरेंटली ट्रीट होते हैं, मतलब उनकी या तो वैल्यूज प्रिंट होती हैं, वो एज इट इज प्रिंट नहीं होते जिस तरीके से सारा स्ट्रिंग या दूसरे वर्ड्स प्रिंट हो रहे होते हैं हार्ड कोडेड। तो हम कुछ बेसिक्स से एस्केप कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। एस्केप कैरेक्टर्स हैं क्या? जो कि कुछ स्पेशल काम परफॉर्म करवाएं हमारे आउटपुट के साथ। ठीक है, ये रहे एस्केप कैरेक्टर्स। आई होप कि तुम लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है ये आप लोगों को? विजिबल है? थोड़ा और जूम करूं? वेट। हाँ, अब दिख रहा है? ठीक है, अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बैक स्लैश एन लगाते हैं किसी भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाइल वी आर प्रिंटिंग एनीथिंग, तो उसका मतलब यह होता है कि वो दूसरी लाइन, उसके बाद की जितनी चीजें हैं उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, तो न्यू लाइन पोजीशन द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। हम अगर बैक स्लैश एन लगाते हैं और उसके बाद कुछ भी लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बैक स्लैश टी लगाते हैं तो वो एक स्पेस दे देगा। टैब का मतलब समझते हो कि 5-6 स्पेस के जैसा, एक कुछ 5 दफा अगर हम स्पेस प्रिंट करें तो जितनी स्पेस खाली आगे कर्सर मूव कर जाता है उतना ही इसके साथ होगा। अभी मैं सारी ये तुम लोगों को टेस्ट करवाऊंगा। खैर, इसी तरह डबल इन्वर्टेड डबल बैक स्लैश एन भी क्या चीज है? दिस इज अ बैक स्लैश डबल बैक स्लैश। और ये है क्या? ये इंसर्ट अ बैक स्लैश कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ये अभी छोड़ दो, ये चीजें मैं तुम लोगों को बताऊंगा किस तरीके से काम करती हैं। इसी तरह इसको भी रहने दो। अभी हम इन दोनों को टेस्ट कर लेते हैं, बैक स्लैश एन को और बैक स्लैश टी को, और उसके बाद फिर इन दोनों को भी पढ़ा दूंगा मैं। अब मसला क्या था भाई? फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन जो प्रिंट हो रहा था वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा था, तो उसको हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाने का तरीका ये है कि या तो फर्स्ट डिवीजन से पहले एक बैक स्लैशन लगा दो यहाँ पर, या तो परसेंटेज के बाद बैक स्लैशन लगा दो यहाँ पर, मर्जी है। ठीक है, तो मैं बैक स्लैश एन बाद में ही लगा देता हूँ परसेंटेज के, परसेंटेज प्रिंट होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चीज़ों को शिफ्ट कर दे। अब अगर मैं दो बैक स्लैश एन लगा दूंगा तो एक लाइन नीचे चला जाएगा और दूसरा बैक स्लैश एन एक लाइन का गैप दे देगा। ठीक है ना? अच्छा भाई, इसके बाद बैक स्लैश टी भी तुम लोगों को टेस्ट करवाना है, तो फर्स्ट डिवीजन के दरमियान अगर मैं थोड़ा सा गैप चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैक स्लैश एंड टी। तो बैक स्लैश टी देखना है यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन के दरमियान गैप देगा। तो ये चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं। मैंने लिखा 70 और मैंने लिखा 80, तो इसमें 75 आएगा। और ये देखो, मैंने 2 दफ़ा बैक स्लैश एन लगाया था तो 2 दफ़ा की वजह से एक लाइन का गैप आ गया। एक नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए यूज हो गया और एक नेक्स्ट लाइन के बाद जो गैप है लाइन का उसके लिए हो गया। अब अगर मैं एक और दफा यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देता हूँ तो 2 लाइनों का गैप हो जाएगा, प्लस इन दोनों के दरमियान अभी गैप कम था। मैं उस गैप को 3 टैब यूज करके, सॉरी मैं अभी दिखा देता हूँ, मैं मैग्नीफाई करना भूल गया। देखो, एक बैक स्लैश एन यूज किया है और एक टैब यूज किया है मैंने। हाँ, अब दिख रहा होगा तुम लोगों को। मैंने लिखा 80, मैंने लिखा 70। तो ये एक बैक स्लैश एन लगाने की वजह से 75% के बाद इसने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया जो भी है। और फर्स्ट डिवीजन के दरमियान अगर देखो तो यहाँ पे कुछ गैप है, ये गैप टैब की वजह से। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बैक स्लैश एन के बजाय 3 बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, तो ये एक यूज होगा नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, बाकी ये 2
लाइन गैप कर जाएंगे, मतलब 3 लाइन का फर्क आ जाएगा नीचे। प्लस यहाँ पर मैं अगर ज़्यादा गैप देना चाहूँ, ज़्यादा टैब्स देना चाहूँ, तो ये मैंने लिख दिया 3 टैब्स। अब अगर इसको चलाएं तो 80 90 ये हमारे पास आ गया 85। इसके बाद 2 लाइनों का गैप, क्योंकि यहाँ पर से नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, यहाँ पर से नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एक बैक स्लैश है, फिर इस लाइन से इस लाइन पे जाने के लिए दूसरा बैक स्लैश है, फिर इस लाइन से इस लाइन पे जाने के लिए तीसरा बैक स्लैश है। और जिस तरह देख सकते हैं कि एक टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, मतलब 3 टैब का एक स्पेस आ गया बीच में। इतनी बात समझ में आती है। अब देखा, सबको समझ आ गया। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? कुछ समझ आया जो मैंने बताया? ठीक है भाई, आगे चल सकते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम आई गेस तुम लोग कर सकते हो। एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वो यहाँ पर हम दोबारा से देख सकते हैं। बस उसका एक हिंट दे दूं और फिर आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर प्रोग्राम नहीं चलता, ये कंडीशन क्या चेक हो रही है? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो अगर ये वाला प्रोग्राम नहीं चलता, इसका मतलब परसेंटेज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? मुझे कोई बता सकता है उसका एक, क्या कह सकते हैं हम, सेट कह सकते हैं। इसकी अपोजिट कंडीशन कोई मुझे बता सकता है? परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। लेस देन, बिल्कुल ठीक है। क्या लेस देन 60 या 60, ये लेस देन 60 में कितने, कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, कोई बताएगा मुझे? कुछ कुछ ही बता दो। बैक, हाँ बैकवर्ड चल लो, जैसे रुबिका ने लिखा है 59, उसके बाद फिर 58, फिर 57, 56, ऐसे ही है ना? ये बात सबको समझ में आई? लेस देन में 59, उसके बाद 57, 58 और 56, 55, 54, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे अगर सीक्वेंस में चला जाए। और ये सारे नंबर्स पीछे कहीं भी जा रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। क्या वही सेम कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, दिख रहा है स्क्रीन पे? उसकी उल्टी कंडीशन ऐसी है। इसका मतलब कि हमें ये काम, ये वाली कंडीशन हमारे किसी काम की ही नहीं है ना। ये वाले कोड से इस कोड में आएगा ही उस वक्त जब के परसेंटेज लेस देन 59 होगी, नहीं तो आता ही नहीं। तो हमें ये कंडीशन चेक करने की क्या जरूरत है? जो ऑब्वियस है उसको चेक करके तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हम कंपाइलर पे मजीद मुश्किलात डाल रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं एक ऐसे काम को चेक करने के लिए जो कि है ऑलरेडी। इतनी बात समझ में आई सबको? मैंने लास्ट टाइम भी यही किया था, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि इफ num1 इज ग्रेटर देन 2, अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि num2 इज ग्रेटर देन num1 ही होगा। तो हमने नेक्स्ट वाली कंडीशन में सिवाय एक एल्स के और कोई कंडीशन नहीं लिखी। कंडीशन चेक करवाने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो यहाँ भी हमने वही किया, जो कंडीशन चेक होनी थी वो तो लगा दी। जो कंडीशन चेक नहीं होनी थी उसको इग्नोर कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि दूसरे तरीके से जो कोई करेगा वो गलत होगा, वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व लाइक दिस टू। सही है कि आज की क्लास बोरिंग हो रही है?
बता दो, मारूंगा नहीं मैं। आज की क्लास बोरिंग हो रही है क्या, या कोई मसला है? ओके ओके, ठीक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं जल्दी से। इसको मैंने सेव कर दिया और हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तुम लोग मुझे बता दो तो बहुत अच्छी बात है। सवाल को एटलीस्ट समझना खुद से है तुम लोगों ने, कि मैं हर जगह अगर बता दूं तो ये रस्टिंग होगी, तुम लोग फिर सोच नहीं सकोगे कि सवालात कैसे सॉल्व हो सकते हैं। तो बस में बैठ के, घर पे बैठ के, जहाँ भी सुकून मिले वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं उनके बारे में सोचो। तरीका यही होता है। हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 4। एन एडमिशन चार्ज फॉर द लिटिल रैप थिएटर varies accordingly to the age of the person. Develop a solution to print the ticket charge given the age of the person. The charges are as follows. हाँ भाई, क्या करेंगे, कोई बताएगा? क्या क्या चीज़ें इनपुट लेनी होंगी, क्या क्या चीज़ें असाइन करनी होंगी, क्या करना होगा? कंडीशंस पे तो हम बाद में जाएंगे ना। फर्स्ट वी हैव टू टेक सम इनपुट। हाँ, मैं समझा रहा हूँ, आप सुकून से। बिल्कुल सही है इमन, हमें एज इनपुट लेनी होगी कि बंदे की एज क्या है। आपसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक डॉक्टर के पास गया हूँ, ठीक है, जिसके पास कुछ मेडिसिन तो पड़ी हैं, बट वो मेडिसिन जो है वो कंडीशनल है। कंडीशनल से मुराद कि एज ओवर 55 वालों के लिए एक अलग है मेडिसिन, 55 ईयर्स से नीचे वालों के लिए मेडिसिन अलग है। ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चों को भी एक ही मेडिसिन दे दी जाए, बूढ़ों को भी एक ही मेडिसिन दे दी जाए, और मिड एज वालों को भी सेम मेडिसिन दे दी जाए। मेडिसिन में फ़र्क होता है ना। तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा कि बच्चे की एज कितनी है। अगर वो बच्चा 10 साल के अंदर का है तो उसको ऑब्वियसली डिफरेंट मेडिसिन देनी होंगी अकॉर्डिंग टू दिस देयर एज, हिज एज। तो यहाँ पर हमें एज इनपुट करवानी होगी। ठीक है भाई, एक वेरिएबल हमने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया है। और दूसरा वेरिएबल क्या होगा? चार्जेस। मतलब एज के हिसाब से हम चार्जेस असाइन करेंगे। जिसकी एज 55 होगी उसका, उसके चार्जेस बन जाएंगे 10 रुपये। जिसकी एज 21 से 54 के दरमियान होगी उसकी, उसके चार्जेस हम बना देंगे 15। समी, अब सवाल समझ में आया? माहिरा, थोड़ा बहुत समझ में आया? पक्का सबको आ गया? तो क्या इस सवाल में और पिछले सवाल में कोई फर्क है? मुझे कोई बताएगा? बल्कि शायद ये पिछले सवाल से ज़्यादा आसान है। दी रीज़न इज़ दैट कि उसमें हमें परसेंटेज खुद से कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर तो बस हमें एज इनपुट लेना है और उस एज पे हमने कंडीशन लगा देना है, जस्ट लाइक हमने पिछले सवाल के लिए किया। ये देखो किस तरीके से करेंगे। डॉट एच इंट मेन, और उसके बाद हमने एक, अब जो एज है, एज कैन नॉट बी इन पॉइंट्स ना। हम पॉइंट में यूजुअली नहीं कहते। जो 18.5 ईयर्स का भी है वो कह देता है हाँ मैं 18 साल का। ठीक है, तो हम इसको इंट में ही ले लेते हैं, इंट एज। और एज हम एंटर करवाएंगे यूजर से, एंटर एज एंड स्कैन एफ %b, and the variable in which we are going to store the value is age। क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? पुराना काम किया है, ठीक है यहाँ तक?
सर डेफ सी में कॉनियो हेडर फाइल यूज़ नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है, मगर मैं उसके फंक्शन इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो वो स्क्रीन रोकने के लिए आप गेट कैरेक्टर वगैरह यूज़ करते हैं कुछ, या वेट स्क्रीन करते हैं, या सिस्टम डॉट वेट करते हैं। तो मैं वो वाले फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहा ना। बेसिकली हमें जिस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है हम उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं। काम अगर हमें मोबाइल रिपेयरिंग वाले का होगा तो हम मोबाइल रिपेयरिंग वाले को बुलाएंगे, ना कि फ्रिज और एसी रिपेयर करने वाले को। तो वो आकर के क्या करेंगे, वो फजूल में पड़े ही रहेंगे ना। तो इसी तरह हम अगर जितने हम लाखों चाहें हम यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा दें, बट जिसका काम है हम उन्हीं को इंक्लूड करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम एज हमने इनपुट करवा ली। अब जस्ट वी हैव टू डू इज कंडीशंस। कंडीशन इज के एज ओवर 55 विच मीन्स द एज अगर ग्रेटर देन 55 हो, यही कुछ लिखा हुआ है, एज अगर ग्रेटर देन 55 हो तो 10 PKR। तो लिख दिया भाई, चार्जेस इक्वल 10। ठीक है। और अगर, अब आप लोग मुझे बताएंगे, अभी मैंने एज ओवर 55 वाला देखा, ओवर 55। अगर इसमें नीचे देखें तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो चेक करने की जरूरत ही नहीं है? पहले तो ये बताओ दोनों कंडीशंस हैं क्या इस वाले पार्ट में जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, 21 to 54। इसमें किन नंबर्स की बात कर रहे हैं हम? देखो सोचना आना पड़ेगा। नहीं तो ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत आसान लगती हैं, बट जब करने बैठोगे तो बहुत अजीब सा लगेगा, लॉजिक्स बन रही नहीं रही होंगी। इसको सही से पढ़ लो, बिल्कुल रट्टा है। 21 to 54 में व्हाट आर द कंडीशंस विच वी हैव टू चेक? दो कंडीशंस हैं। अभी हमने पिछले सवाल में यही काम किया है। बताएगा कोई मुझे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, बिल्कुल ठीक है। और एमन अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो प्रोग्राम रन नहीं हो, अहमद, एंड लेस देन और इक्वल टू 54, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेस देन और इक्वल टू नहीं ना, इक्वल टू, हाँ सही है, ठीक है, इक्वल टू 54 बिल्कुल सही है। अहमद क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओगे? तुम साथ साथ कोड कर रहे हो। हाँ तो क्या, कहाँ पर क्या एरर आ रहा है मुझे बताओगे? क्या लिखा हुआ आ रहा है? कैन नॉट ओपन आउटपुट फाइल, परमिशन डिनाइड। ओके, एक काम करो, अपना डेफ सी बंद करो, राइट क्लिक करोगे तो लिखा हुआ आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। उस पर क्लिक करो। अगर आप विंडोज़ 10 पर हो तो आई गेस यही है, और विंडोज़ 7 वगैरह के लिए भी सेम है। आप राइट क्लिक करोगे डेव सी पे तो वो आएगा, विंडोज़ 7 है, हाँ ठीक है। आप इस प्रोग्राम को सेव करो कंट्रोल एस से और बंद कर दो डेव सी। और उसके बाद फिर राइट क्लिक करोगे डेव सी पी पी पे तो आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। उस ऑप्शन पे क्लिक करो और फिर खोलो इसे और फिर चलाओ। ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे बताओ। ओके, हम, अब मुझे दोनों कंडीशंस तो आप लोगों ने बता दी, इसका मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं। दोनों कंडीशंस में से फालतू कंडीशन कौन सी होगी? मतलब कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसको फाइंड आउट करना है, जिसको लगाना फजूल है, वो कंडीशन कौन सी है? मुझे कोई बताएगा? अब समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट वाली, आई गेस ये वाली कहना चाह रहे हैं आप सब, 54 वाली। ऐसी ही है, 54 वाली कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये वाली कंडीशन लगाने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि हम ओवर 55 से नीचे आएंगे ही कब? एक नंबर्स हैं ओवर 55 मतलब 55 से बड़े, तो बच कौन से गए? 54 से छोटे वाले। 55 से छोटे वाले मतलब 54 को इंक्लूड करके सारे नीचे वाले। तो इसका मतलब कि हम 55 से नीचे आए हैं,
दैट मीन्स कि 54 वाली कंडीशन चेक करने की अब ज़रूरत नहीं है। हम छोटे होंगे तभी ना आए इस कंडीशन में, नहीं तो नहीं आते। तो हमें सिर्फ लगाना होगा एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 21, ग्रेटर देन इक्वल टू 21, क्योंकि वो 21 को भी इंक्लूड करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, अगर ये कंडीशन है तो वी विल डू द सेम टास्क 15। ठीक है भाई, ये कितने लोगों को समझ में आ गई? अब इसके आगे तुम जितनी कंडीशंस हैं सबको मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, और हो गया तुम्हारा प्रोग्राम कंप्लीट। और इन दी एंड हम अभी सिर्फ इन दो कंडीशंस को अगर चेक करें तो लास्ट में चार्जेस की वैल्यू बेसिकली चार्जेस में स्टोर हो गई है। अगर एज इतनी होगी तो चार्जेस में 10 स्टोर हो जाएगा, अगर एज इतनी होगी तो चार्जेस में 15 स्टोर हो जाएगा। एट द एंड वी विल show the output as charges equal परसेंट एफ, सॉरी परसेंट डी ना, क्योंकि इंटीजर है, और चार्जेस का वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया भाई। अब एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यह है कि हमने चार्जेस को डिफाइन नहीं किया है। तो चार्जेस को अगर हम अंदर डिक्लेयर कर दें, मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना, मेरे ख्याल से 10 लोग हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर चार्जेस को यहाँ डिक्लेयर किया है, इसका मतलब इस चार्जेस का जो ब्लॉक है, इस चार्जेस की जो बाउंड्री है वो ये है। ठीक है भाई, जिस ब्लॉक के अंदर, जिस दो करली ब्रैकेट्स के अंदर किसी चीज को डिक्लेयर किया जाता है, हम उसे उसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस चार्जेस के वेरिएबल का जो ब्लॉक है वो ये इफ का ब्लॉक है इसी के अंदर। तो क्या हम इस चार्जेस को फिर यहाँ प्रिंट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब हमें इस चार्जेस का ब्लॉक थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इस चार्जेस को अगर हम मेन के ब्लॉक के अंदर डाल दें, भले यूज वहां पे करें, नो इशू, बट अब इसका जो ब्लॉक है वो कौन सा है? इससे पहले ब्लॉक ये खुल रहा है और इसका ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है ना? तो अब ये एक्सेस कहीं भी हो सकता है इनसाइड मेन, क्योंकि इसको हमने मेन के अंदर ही डिक्लेयर किया है। मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखा देता हूँ, उससे पहले मुझे बता दो कोई मसला है, जहाज ऊपर से तो नहीं चला गया सारा? ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखो जेनरे कितना सिमिलर है, हमने जिस तरीके का कोड इससे पहले वाला किया बिल्कुल सेम कोड ये वाला है। तो तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना, तुम लोगों को लगेगा यार ये प्रॉब्लम, ये 10 प्रॉब्लम एक जैसी हैं, इनको एक तरीके से ही सॉल्व करना होगा, ये 10 प्रॉब्लम एक जैसी हैं, इनको इस तरीके से ही सॉल्व करना होगा। बेसिकली आप ये एल्गोरिथम का एक कोर्स पढ़ेंगे, जो जो CS पढ़ रहे हैं अभी, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम की जो है कैटेगरीज हैं, कि कुछ जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर बेस करते हैं, कुछ एल्गोरिथम डिवाइड एंड कॉन्कर के रूल को करते हैं इस तरीके से। हाँ माहिरा, मैं बस वाइंड अप कर रहा हूँ, बस ये वाला प्रोग्राम चला दूँ मैं। इसका नाम क्या रखा था हमने? ये क्या है? ये चार्जेस वाला है ना? ये बने बनाए कोड मेरे पास, मेरे अपने पड़े हुए हैं, वो अगर चाहिए होंगे तो बता देना, मैं ड्राइव पे डाल दूंगा। हाँ भाई, एंटर एज, मैं पहले जूम कर लूँ। हाँ, एज 55 से अगर ऊपर हो तो चार्जेस 10 रुपये आने चाहिए। एज 55। अब क्या मसला आ गया है यहाँ पे? अभी देख लेते हैं। हाँ, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ओ, मैंने 55 इनपुट कर दिया था ना, तो 55 इक्वल टू 55 की कंडीशन में लगाना भूल गया। ये मतलब इक्वल टू 55 भी हो और उससे ऊपर हो, तो ये कहानी है। तो मैंने लगाया, अब अगर मैं 60 लिखता हूँ
तो 60 इज अबव 50, मैं मैग्नीफाई तो कर दूँ पहले, हाँ 60 इज अबव 55, तो इसके चार्जेस आ गए 10। अगर मैं 55 से छोटी वैल्यूज प्रिंट करता हूँ तो फिर ये 15 प्रिंट करना चाहिए इसे चार्जेस। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 30। 21 से बड़ा है और 55 से छोटा है, तो इसमें जो कंडीशन चल रही है वो दूसरी वाली कंडीशन चल रही है, ये वाली। सेट है? कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। आज की क्लास फिर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि अब तुम लोगों को नो हाउ हो गया है, कंपाइल भी हो गया, लेकिन रन में ब्लैक स्क्रीन, जब पहले कोई चीज़ एंटर करो फिर रन नहीं हो रहा, मतलब वो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। ठीक है, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। तुम लैपटॉप से ही मेरे मीटिंग में कनेक्टेड हो, मुझे ये बताओ। नहीं। अम्म, क्या कर सकते हैं फिर, तुम एक काम करो, तुम लैपटॉप से कनेक्ट हो जाओ और उसके बाद स्क्रीन शेयर कर दो ताकि मैं देख सकूं कि क्या इशू है। ठीक है, या बाद में देखना है इस प्रॉब्लम को, तुम लोग जैसा कहो तुम। ठीक है, तुम ट्राई करके मुझे बता दो, फेसबुक पे ही मुझे भले ग्रुप पे ही मैसेज कर दो आप, ताकि मैं फिर बता दूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।